सो हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूथ कंपटीशंस टाइम के जो कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क एंड असिस्टेंट स्टैंड है, इसके प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व कर रहे थे। और दोस्तों, अभी तक मैंने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 8 तक की वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टिक लगा करके आगे बढ़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आप देखेंगे तो बेशक आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को यहाँ से आपको मिलेगा। हमारा हमेशा मोटिव रहता है दोस्तों कि हम हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दें, ना कि क्वांटिटी पर। हमारा वीडियो कम आता है, लेकिन ऐसा वीडियो आता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, आपके जो पढ़ाई है उसमें कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर करे। ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक का हमारी वीडियो को नहीं देखा है, जो बाकी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, यदि उसको आप देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप लोग जाइएगा उसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। और दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहते हैं? दोस्तों, प्राचीन समय में क्या होता था ना, कुछ भूमि जो है लोगों को दी जाती थी। तो जो दान में दिया जाने वाला भूमि सब होता था, उसको अलग अलग नामों से जानते थे। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु, देखिए किसके लिए, तो गुरुकुल के अनुरक्षण के लिए जो प्रदान की भूमि होती थी, यानी गुरुकुल बनाने के लिए जो भूमि प्रदान की जाती थी, उसे हम लोग क्या कहते थे दोस्तों, उसे बोलते हम लोग साला भोग कहते थे। क्या बोलते थे? साला भोग के नाम जानते थे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ब्रह्मदेव क्या होता था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी ना, जो ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि होती थी, ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे ब्रह्मदेव कहते थे। साथ ही आप लोग जानेंगे, जो पल्ली चंदम है, तो पल्ली चंदम से क्या होता था, तो जैन संस्थाओं को, जो जैन संस्था था उस वक्त, तो जैन संस्थाओं को जो भूमि दिया जाता था, प्रदान किया जाता था, उसे हम लोग क्या बोलते थे, पल्ली चंदम कहते थे। ठीक है? और दोस्तों, हम बात करें कि वेलन बगाई क्या होता था, तो वेलन बगाई होता था दोस्तों गैर ब्राह्मणों को दिया जाने वाला। जो गैर ब्राह्मण थे, यानी ब्राह्मण नहीं थे, तो गैर ब्राह्मणों को और किसानों को, ठीक है, वह किसानों को दिया जाने वाला जो भूमि होता था, उसे क्या बोलते थे, वेलन बगाई कहते थे। तो आप देखेंगे इस प्रकार ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर होगा, साला भोग। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समन्वयी धर्म दीन इलाही, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो दीन इलाही धर्म है ना, इसकी स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। ठीक है? अकबर ने दोस्तों 1582 ईस्वी में दीन इलाही जो है ना धर्म को स्टार्ट किया था। इलाही को स्टार्ट किया था। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता था ईश्वर का धर्म। ठीक है? और इसको अपनाने वाला जो पहला हिंदू था ना, वो कौन था दोस्तों, तो बीरबल था। ठीक है? कौन था? बीरबल था इसको अपनाने वाला पहला हिंदू। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें औरंगजेब का, तो इसे जिंदा पीर कहते थे। क्या बोलते थे? जिंदा पीर किसे कहते थे, उसका उपनाम क्या था, किसका, तो औरंगजेब का नाम था जिंदा पीर। ठीक है? और दोस्तों, बाबर ने अपने युद्ध नीति में जो है तुगलमा नीति को अपनाया था। तुगलमा नीति को जो है ना अपनाया था किसने, बाबर ने। ठीक है? और पानीपत के युद्ध हुए थे, बाबर के साथ ही हुआ था पहला वाला, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें जहांगीर का, तो चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। चित्रकला का स्वर्ण युग किसे किसके काल कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, तो चित्रकला का स्वर्ण युग है ना, वो जहांगीर के समय को कहते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि दीन इलाही का स्थापना किसने किया था, अकबर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, जो केरल में मोपला विद्रोह होता है ना, ये कब हुआ था? देखिए, केरल का जो मलाबार विद्रोह है, इसे मलाबार विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, और ये कब हुआ था आप लोग ध्यान रखेंगे, 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना होगा, कई बार ऐसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, देश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। तो दोस्तों, आपको हम कई बार बता चुके हैं, जो क्लेमेंट एटली थे ना, क्लेमेंट एटली, ये दोस्तों बाद में क्या बने थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। और आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली ही थे। ठीक है?
और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, जो क्लेमेंट एटली है ना, क्लेमेंट एटली ये थे लेबर पार्टी से, क्या थे, लेबर पार्टी से संबंधित है क्लेमेंट एटली, ठीक है। और दोस्तों एक प्रश्न और भी पूछा जा जाता है आपसे कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस वक्त ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, तो आपको बताना होगा लेबर पार्टी की सरकार थी। दोस्तों आपके एग्जाम में जो है ना ऑप्शन में आपकी लिबरल पार्टी भी होता है, लिबरल पार्टी, तो लिबरल पार्टी दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, लेबर पार्टी होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन प्रधानमंत्री बने थे वो किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे दोस्तों, वो साइमन कमीशन जो सदस्य था उसके रूप में भारत आए थे। दोस्तों आपको पता है कि साइमन कमीशन जो आया था ना वो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका जो है ना बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध किया गया था। विरोध इसलिए किया गया था कि साइमन कमीशन जो था ना ये भारतीयों के लिए कानून बनाने के लिए आया था। आप खुद सोचिए, जब भारतीयों के लिए कानून बनाने के लिए आएगा इसमें इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें दोस्तों टोटल 7 सदस्य थे, जो 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे, और सभी के सभी मेंबर जो थे ना वो सभी के सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय इसमें नहीं था। इसलिए इसका विरोध किया गया था और विरोध करने के क्रम में जो है लाला लाजपत राय को पंजाब में जो है ना लाठियों से, अंग्रेजों के लाठियों से इनकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की। इस बात को भी आपको ध्यान रखेंगे। ये कब आया था, 3 फरवरी 1928 को, और साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था लोगों द्वारा, ठीक है। दोस्तों हम बात करें कि बेबल योजना का ये कब आया था दोस्तों, बेबल योजना की हम बात करें तो 1945 में बेबल योजना आया था। दोस्तों इसमें बेसिकली होता क्या था कि इसमें जो प्रस्ताव रखा गया था कि यदि सभी भारतीय राजनीतिक द्वितीय विश्व युद्ध उस वक्त हो रहा था अंग्रेजों की मदद करते हैं तो ब्रिटिश लोग भारत में संवैधानिक सुधारों की पेश करेंगे, यही इसमें कहा गया था बेबल योजना में, ठीक है। दोस्तों हम बात करें क्रिप्स मिशन का, तो क्रिप्स मिशन भारत 22 मार्च 1942 ईस्वी को, ठीक है। 22 मार्च 1942 ईस्वी को जाने क्रिप्स मिशन जो है कहाँ आया था, तो हमारे देश भारत में आया था, ठीक है। और दोस्तों इस वक्त जो वायसराय कौन थे, वो लॉर्ड लिलिथगो थे। कौन थे, लॉर्ड लिलिथगो थे इस वक्त। और हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन का दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन जो है ना भारत आता है, ठीक है। 1946 को आया था कैबिनेट मिशन भारत। और ये दोस्तों भारत के आज़ादी के लिए आया था, कौन सा कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। और इस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली थे प्रधानमंत्री, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर रीड था, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि छुआछूत से संबंधित दोस्तों कौन सा है, तो दोस्तों आपको पता है कि भाग 3 में हमारे पास क्या है, तो मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद हमारे पास है वो 12 से 35 के बीच में अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का, ठीक है। और दोस्तों आप देखेंगे तो अनुच्छेद 17 जो है ना ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अस्पृश्यता का अंत जो है ना अनुच्छेद 17 में किया गया है, यानी कि छुआछूत का अंत 17 में किया गया है। अगर हम अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें, जैसे कि अनुच्छेद 18 की बात करें हम लोग, तो उपाधियों का अंत जो है ना, उपाधियों का अंत ये किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत के बारे में बतलाया गया है, ठीक है। और दोस्तों अनुच्छेद 16 की हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। लोक नियोजन में जो अवसर की समानता मिलती है वो अनुच्छेद किसमें है, तो आपके 16 में इसका चर्चा किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 की, तो 19 में दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी कि आप कहीं भी कभी भी कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी आपके पास है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप वही बोलेंगे जो संविधान के दायरे में आता है, यानी कि देश के खिलाफ आप कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे या कोई भी मतलब कि ऐसा बात नहीं बोलेंगे जिससे कि लोगों के हितों को ठेस पहुंचे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो फिलहाल ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। दोस्तों अगर हम देख लीजिए, यदि भारत के राष्ट्रपति मान द्रौपदी मुर्मू जी है, उन मतलब वो कहीं छुट्टी पर चले जाते हैं या कोई छुट्टी ले लेते हैं, तो यदि वो एब्सेंट है तो एब्सेंट ऊपर तो भारत का राष्ट्रपति पद जो है एब्सेंट तो नहीं रहेगा, तो उसको रिक्त करने के लिए, उसको भरने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो उसके लिए दोस्तों कौन आएगा, तो भारत राष्ट्रपति यदि नहीं है तो उपराष्ट्रपति आएगा, ठीक है। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति आएंगे। और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है दोस्तों, तब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, वही क्या होते हैं यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर बाय इन केस यदि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हैं तो दोस्तों क्या होंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति के कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
तो ठीक है, देखिए वर्तमान दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना जी हैं, और जो लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। ये कहाँ से आते हैं? कोटा से आते हैं। और गृह मंत्री कौन है दोस्तों? अमित शाह है। कहाँ से? अमित शाह जो है गृह मंत्री जी हैं, ठीक है। और दोस्तों कैबिनेट सचिव कौन है दोस्तों? आप लोग बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। अगला सवाल कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों जो ज्वाइंट सीटिंग होती है ना, आपको हम बता चुके हैं ज्वाइंट सीटिंग के बारे में कई बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे ज्वाइंट सीटिंग जो होती है अनुच्छेद 108 के तहत जो है ना, वो ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है। यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत जो है ना, राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो ज्वाइंट सीटिंग को क्या करते हैं? अनुमोदित करते हैं, यानी कि आहूत करते हैं, बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना इस बात की है कि बुलाते तो है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करते हैं ना, वो कौन करते हैं? वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता। और दोस्तों जो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ये किसके तहत करते हैं? अनुच्छेद 118 के तहत जो है ना, ये लोकसभा के जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसके जगह पर कौन आएंगे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष आएंगे। कौन आएंगे? इस बात को आप ध्यान रखेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष आएंगे ये अध्यक्षता करने के लिए। और बाय इनकेस लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है दोस्तों, तब कौन आएंगे? तो जो है ना, राज्यसभा के उप सभापति आएंगे। राज्यसभा के जो है उप सभापति आएंगे, ना कि सभापति। दोस्तों राज्यसभा सभापति कौन होते हैं? हमारे होते हैं देश के उपराष्ट्रपति, तो वो नहीं आएंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि राज्यसभा के उप सभापति आएंगे, ना कि सभापति आएंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो आप खुद यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। तो हम फिर से आपको बता दें, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं 118 अनुच्छेद के तहत। बाय इन केस अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, उसके स्थान पर लोकसभा उपाध्यक्ष आते हैं। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है, तो उसके स्थान पर कौन आएंगे? राज्यसभा के उप सभापति आएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को आधिकारिक सब भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? दोस्तों आपको पता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाएं भाग है? टोटल 22 भाग हैं। और 22 भाग में से जो 8वां भाग हमारे पास है, 8वीं सॉरी अनुसूची कह रहे हैं दोस्तों, 1 मिनट, तो 12 अनुसूची हमारे पास है, ठीक है। और 22 भाग है, सही है। देखिए 12 अनुसूची, हम अनुसूची की बात कर रहे हैं, तो 8वीं अनुसूची दोस्तों क्या है? तो भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। और दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, तो 8वीं अनुसूची जो पहली बार था ना, मतलब शुरुआत में, इसमें 14 भाषाएं था। कितना था? 14 भाषाएं था शुरुआत में। लेकिन दोस्तों इसमें 21वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? तो 1967 में होता है, और इसके तहत जो है ना, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 14 एक कितना हो गया? 15 हो चुका है, हो गया ना, ठीक है। फिर दोस्तों संविधान संशोधन होता है, कौन सा? 72वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? 1992 में होता है। उसके तहत जो नमक यानी कि नमक, यानी कि आप देखेंगे 9 से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी जोड़ा गया था। 15 दिन कितना होगा? 18 हो चुका है ना। फिर दोस्तों एक संविधान संशोधन होता है, 92वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? 2003 में होता है, और इसके तहत जो है ना 4 भाषा में जोड़ा गया था। वो कौन था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो आप इस प्रकार देखेंगे तो 18 चार कितना हो गया? 22 भाषा। तो वर्तमान दोस्तों कितने हैं 8वीं सूची में? टोटल भाषा कितनी है? तो 22 भाषाओं इसमें है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सा यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। माउंट एटना है, माउंट ब्लैंक है, कोटोपैक्सी है, और माउंट वेसुवियस है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो माउंट एटना है दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है? आपके इटली में पड़ता है। ये क्या है? एक ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही है। कोटोपैक्सी दोस्तों कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर में पड़ता है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, ठीक है। ये भी आपके क्या है? ज्वालामुखी है। और माउंट वेसुवियस दोस्तों कहाँ पड़ता है? आपके इटली में पड़ता है, ये भी है। लेकिन दोस्तों हम बात करें माउंट ब्लैक का, तो ये क्या है? आपके पास ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों माउंट ब्लैक क्या है? तो आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है माउंट ब्लैक, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि पंपास, स्टेपिस, सवाना और पेरिस सभी प्रसिद्ध डेस्क के नाम हैं। दोस्तों आपने सुना होगा पंपास के बारे में, स्टेपिस के बारे में, सवाना के बारे में और पेरिस। दोस्तों ये सभी के सभी क्या है? तो घास के मैदान है। क्या है? तो घास के मैदान है। दोस्तों घास के मैदान को ना मतलब सभी जगह पर अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों सवाना जो है ना, सवाना इसे क्या बोलते हैं? पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहते हैं। पूर्वी अफ्रीका में क्या बोलते हैं? सवाना के नाम से जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साथ दोस्तों हम पंपास की हम बात करेंगे तो पंपास कहाँ बोलते हैं? अर्जेंटीना में बोलते हैं। कहाँ पे? अर्जेंटीना में पंपास बोला जाता है।
स्टेपीज की हम बात करें दोस्तों अगर, तो स्टेपीज कहाँ बोलता है, तो मध्य एशिया में स्टेपीज कहा जाता है। कहाँ पे, मध्य एशिया में आपको जो है स्टेपीज के नाम से जानते हैं घास के मैदान को। और पेरीज की हम बात करें दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका में आपके, उत्तरी अमेरिका में पेरीज कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक होता है कैंटबरी, कौन सा, कैंटबरी होता है। और कैंटबरी कहाँ बोलते हैं, तो न्यूजीलैंड में कहा जाता है कैंटबरी। ठीक है, घास के मैदान को बोलते हैं न्यूजीलैंड में कैंटबरी। और एक होता है डाउन्स, डाउन्स कहाँ बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान क्या बोलते हैं, डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोस्तों होता है वेल्ड, वेल्ड कहाँ बोलते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में जो है ना, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। कह रहे हैं कि बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। तो देखिए स्टैनली जलाशय कहाँ पे, तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही दे रखा है। दोस्तों हम बात करें गोविंद सागर की, कहाँ पे है दोस्तों, तो गोविंद सागर दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें शांति सागर का दोस्तों, शांति सागर कहाँ पे, केरल में स्थित है। और नागार्जुन सागर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। देखिए स्टैनली जलाशय है ना, तमिलनाडु में, बिल्कुल सही दे रखा है। और गोविंद सागर दोस्तों कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, ये सही दे रखा है। शांति सागर दोस्तों हम बात करें ना, ये केरल में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ पे आपके पड़ता है, तो कर्नाटक में आपके पड़ते हैं शांति सागर। ठीक है, और नागार्जुन सागर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि देश भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों भारत में सब कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा, तो ओएनजीसी हो जाएगा। ठीक है, ओएनजीसी जो है ना, ये भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ओएनजीसी जो है ना, इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो कब हुआ था, तो 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दोस्तों अगर हम बात करें कि भेल का, दोस्तों भेल का स्थापना कब होती है, तो भेल का स्थापना दोस्तों होता है आपके पास, तो 13 नवंबर 1964 ईस्वी को भेल का स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपके न्यू दिल्ली में स्थित है। दोस्तों एनटीपीसी की हम बात करेंगे, तो एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में एनटीपीसी का स्थापना होता है। और सेल का स्थापना उसमें क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है, तो दोस्तों ये 24 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना होती है। 24 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था। तो दोस्तों भारत में जो महिला साक्षरता का प्रतिशत था 2011 के अनुसार साक्षरता में, तो वो कितना था, 65.46% जो था, महिला क्या थी यहाँ पे, साक्षरता थी। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम पूरे भारत की हम बात करें, तो पूरे भारत जो साक्षरता दर था वो कितना था, 74.0% जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, भारत की साक्षरता दर हो जाएंगे। अगर हम मेल की बात करें ओवरऑल भारत में टोटल, वो कितना है दोस्तों, तो 82.14% जो है ना मेल साक्षरता है। और फीमेल की दोस्तों हम बात करें अगर, तो कितनी हो जाएंगे, 65.46% जो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फीमेल साक्षर हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें सर्वाधिक जो साक्षरता वाले राज्य हो जाएंगे, वो कौन से होंगे, केरल सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य हो जाएंगे। इसके बाद कौन हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जो हम बात करें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला कहाँ पे है, तो सर्वाधिक हम पुरुष की बात करें तो वो कहाँ हो जाएगा, तो केरल में सर्वाधिक पुरुष है। और दूसरे नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपके पास, तो पुरुष में, तो दोस्तों ये लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा, लक्षद्वीप हो जाएगा ओवरऑल में। ठीक है, और सर्वाधिक जो महिलाएं हो जाएंगी, तो महिला में कहाँ हो जाएगी सर्वाधिक में, केरल में सबसे अधिक साक्षर है महिलाएं। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन हो जाएंगे, तो मिजोरम हो जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। कह रहा है कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच जो लगने वाले आकर्षण बल होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने कहा था, न्यूटन साहब ने बताया था। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण जो है ना, एफ बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला होता है जी एम वन इंटू एम टू बटे क्या होगा, तो यहाँ पे
आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन जो ऑक्साइड यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, इनमें से आपको कह रहा है कि लाफिंग गैस कौन सा हो जाएगा। देखिए NO क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। N2O5 क्या होता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है। NO2 क्या होता है, तो ये होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। N2O क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लाफिंग गैस। ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो ग्लूकोज विघटन होती है, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन क्या होती है यहाँ पे आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी से होता है। दोस्तों बेरी बेरी रोग जो होता है ना, आपको हम बता चुके हैं कई बार, ये विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम बात करें विटामिन ए की कमी से क्या क्या होगा आपके पास, तो ये आपके पास रतौंधी होगा। रतौंधी दोस्तों आंखों की बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। एक होता है जीरो थैलेसीमिया, जीरो फेल्थमिया, ठीक है। ये दोस्तों क्या है ना, ये भी आंखों का बीमारी है। ये भी किस दोस्तों किससे होता है आपके पास, तो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों क्या होता है, रिकेटस होता है। रिकेटस दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है, ये बच्चों में होता है। रिकेटस किस में होता है, बच्चों में होता है। और दोस्तों एक होता है ऑस्टियोमोलिसिस। ऑस्टियोमोलिसिस जो होता है ना रोग, विटामिन डी की कमी से होता है। और दोस्तों ये किस में होता है, वयस्क में होता है। किस में होता है, वयस्क में होता है, यानी कि बड़े लोगों में होता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और आप ध्यान रखेंगे, जो मसूरों का फूलना होता है ना, मसूरों का फूलना, ये भी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारे प्रश्न यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास डॉक्टर मोहम्मद रिजवान है, रिहान है, इनको ही राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि मई 2024 में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मई 2024 की बात है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 है ना, ये किसको दिया गया था, तो जेनी अर्पन बैग को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए टोटल जो 20 प्रश्न से जीके के हमने कंप्लीट कर दिया है। और हम लोग बढ़ते हैं अब हम लोग मैथ्स की ओर। चलिए मैथ्स में देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ये सिंप्लीफिकेशन आप लोग सॉल्व करेंगे इसे। देखिए यहाँ से करेंगे आप, क्योंकि छोटा ब्रैकेट है, इसको हम यहाँ शुरू करते हैं। 9 छक्के 54 हुआ, 6 हो गया यहाँ पे, और 6 छक्के 36, यानी आप इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से हो गया 3, और 7 में से 3 गया 4, 43 होगा। आप इसमें से माइनस कीजिए 63 में से 43 को, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब जब 35 में से आप 20 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 75 भागा 15 करेंगे तो 15 पचा कितना होगा, 75, यानी कि 5 इसका आंसर हो जाएगा। आप उसे औरली भी कर सकते हैं। अगला सवाल है कि x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है दोस्तों, हम लोगों के पास क्या दे रखी है, देखिए इसको आप x/2y दे रखी है हमारे पास, और बराबर कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। आपसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12y हो जाएगा। यहाँ से x और y की रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगी, 12/7 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी रेशियो को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे तो x माइनस वाई यहाँ पे है, तो 12 में 7 का कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। बटे x प्लस वाई है, तो 12 7 कितना होता है, 19 होता है, प्लस कितना हो जाएगा, 14/19 हो जाएगा ना। तो आप देखेंगे जब हर बराबर है 19 है, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 19 हो जाएगा, 14 5 19, तो 19/19 जो है यहाँ पे कट के एक आएगा, लेकिन एक आंसर नहीं है, 19/19 ही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और इसे बना लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि फिर से एक हल्का सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल से बोल सकते हैं आप लोग। एक्स और वाई का आपको रेशियो दे रखा है, आप इसमें पुट कर देंगे अपने वैल्यू को, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे कि 5 एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 5 वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू 5, 3 3 9, ये कितना हो गया, 19 हो गया ना दोस्तों, ठीक है। यही सेम यहाँ पे 10 + 9 करेंगे, तो यहाँ पे 10 - 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 19/1 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि यदि 33 मीटर कपड़ा को बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे 33 है ना, ये 33 यहाँ पे रखिए, ठीक है।
यहाँ पे क्या कीजिए आप, तो 33 में 11 घटा दीजिए, कितना बचेगा 22, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, रेशियो निकल गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, कितना लाभ हो रहा है 1, किस पे लाभ हो रहा है 2 पे, 100 कर देंगे तो कितना होगा 50% यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये सीपी हो गया 22 और एसपी क्या हो गया आपके पास 33 हो गया। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आपको हम यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कि पवन एक वस्तु 12% की हानि पर बेच दी है, ठीक है। यदि उसने उस वस्तु को 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उससे 22.5% का लाभ प्राप्त होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ध्यान से देखिए। दोस्तों आपको हम यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यदि आप उसको समझ लेंगे ना तो बहुत ही इजीली से आप इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल मतलब कि तरीका है, इसको आपको पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए कोई चीज़ हम क्या मानते हैं 100 मानते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हुआ 12.5% की हानि पे बेचते हैं। मान लीजिए कि सीपी हमारे पास 100 है, तो हम क्या किए इसको 12.5% की हानि पे बेच दिए, तो 100 में जब 12.5% की माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 87.5 बचेगा, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि यदि उसने वो वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती, अभी छोड़ दीजिए इसको, तो उससे 22% का लाभ प्राप्त होता। दोस्तों 22.5% का यहाँ पे लाभ होता है, यानी कि 100 हम बढ़ाएंगे 22.5%, 122 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, ठीक है। फिर कह रहा है कि 25% लाभ कहाँ निकले दोस्तों, तो फिर 100 करेंगे यहाँ पे और 25% लाभ कितना हो जाएगा 125 यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसमें कितना डिफरेंस है, आप देखेंगे ध्यान से, इसमें 35 का डिफरेंस आएगा और यही डिफरेंस दोस्तों आपके पास सवाल में दे रखा है कितना 56 रुपये अधिक। यहाँ देखिए ना 87.5 है ना, इससे कितना ज़्यादा है 22%, तो 35 ज़्यादा है। इसी की वैल्यू आपके पास सवाल में कितना है 56 दे रखा है, तो 56 कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो दोस्तों हम क्या करेंगे 56 बटा कितना होगा 35 होगा, ठीक है। और विक्रय मूल्य कह रहा है कितना होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देख लीजिए 125 है ना, क्योंकि हमको 25% यहाँ पे बेचना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 125 यहाँ पे गुना कर देंगे। आप इसे काट पीट कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपके 5 निकल के आएगा दोस्तों, कितना आएगा, तो आप देख लीजिए 7 पचे 35, 7 अठे 56, 5 से 25, 25 अठे कितना होता है 200 होता है, यानी कि 200 इसका क्या होगा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। दोस्तों आपने सोच रखा होगा कि जो बुक में दिया रखा वैसे ही हम बनाएंगे, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको यहाँ पे कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे तरीके से, अच्छे शॉर्ट तरीके से आपको बता दें, जिससे कि आपका एग्जाम में इजीली फाइंड यहाँ पे हो जाए, आपका सवाल बन जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल क्या है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य पर 5% की 2 क्रमांक छूट देता है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, 80 का 5% छूट देता है तो 100 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 95 बचेगा, तो 95/100, हाँ गुना कितना कर देंगे 95/100 कर देंगे। तो इसे आप काट लीजिए, काट पीट करेंगे दोस्तों आपके पास जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा पास, तो 72.20 निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला सवाल कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी दोस्तों ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला जो है उसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि तो बी को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और 35 और जब आप 60 का एलसीएम लोगे तो कितना आपके पास बचेगा 120 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 35 जब भागा करेंगे 120 में तो आपके पास कितना मतलब कि आएगा, ये 12 बार में कटेगा, ठीक है। और ये कितना 60 दूनी 120 2 बार में कटेगा। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, जब हमारे पास एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे 420 आएगा, सॉरी 420 आएगा, तो ये 12 बार में कटेगा, ये 60 70 कितना होता है 420 यहाँ पे 7 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कि एक वैल्यू थी हमारे पास 7 है, तो ये बी कितना होगा 5 होगा ना। यही कह रहा है कि बी को अकेले करने में, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 हो चुकी है। टोटल हमारे पास दोस्तों 420 है और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 हम डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 5 अठे 40 और 5 चौके 20, 84 दिन का समय लगेगा जो इसमें कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यानी कि 8 पुरुष हम मेल मान लेते हैं और प्लस में 6 महिलाएं हैं वुमेन मान लेते हैं, उसको कितना दिन में, तो 5 दिनों में पूरा कर सकती है, 5 से गुना कर देंगे बराबर करेंगे। फिर 6 पुरुष कह रहा है कि 6 मेल, ठीक है, 8 महिलाएं और है यहाँ पे प्लस करेंगे, 8 महिलाएं इसी काम को 5 दिन कर सकती है, तो 5 से यहाँ पे गुना कर देंगे। आप दोस्तों देखेंगे तो 5 से 5 यहाँ पे कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 8 मेल
देखिए 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 में है, यहाँ पे 6 2 m होगा, 2 मेल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 में 2 में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो देखिए मेन और वुमेन का दोस्तों जो एफिशिएंसी आ चुकी है 1:1 का यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे निकालेंगे, तो 8 पुरुष और 6 महिलाएं है ना, तो 8 पुरुष, एक पुरुष का कितना है, तो एक है, तो 8 गुना एक कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, होगा ना, ठीक है। और वुमेन कितनी है, तो 6 है, तो 6 गुना एक कितना होगा, 6 होगा, और इंटू कितना कर देंगे, 5 कर देंगे, यानी कि 8 से 14 पंचे 90, इसका टोटल हो गया। बराबर क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए 7 पुरुष और 7 महिलाएं के बराबर है, तो 7 पुरुष 7 गुना 1 और प्लस 7 गुना 1, 7 से 14 हो गया, 14 हो गया ना, 7 7 7 14। उसी काम को कितने में करेंगे, 8 से 14 पंचे 70, सॉरी 8 से 14 पंचे 70 होगा, यहाँ पे एक सेकेंड, 70 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 7 7 14, 14 हो गया, कितने दिनों में, एक्स दिनों में, तो 14 पंचे 70, यानी कि एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 5 दिन, यानी 5 दिन में क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 600 रुपए में पूरा करने का अनुबंध करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर के किसी काम को कहता है कि हम 600 रुपये दीजिएगा ना, हम कर देंगे, ठीक है। तो ए अकेले उसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए की जो है क्षमता है वो 4 दिन में पूरा करने की है, ठीक है। तो ए अकेले से 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दोस्तों बी उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। बी कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कर सकता है। और सी की सहायता, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की सहायता से दोस्तों ये काम करता है कितने, 2 दिन में पूरा करता है। तो आप देखेंगे यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 2 छः के 12। आप देखेंगे यहाँ पे तो ए कितनी है, ए हमारे पास 3 है, बी कितना 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 2 5 1, सी का वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा ना। तो देखिए 600 रुपये हमारे पास है, तो 600 करेंगे और बट्टे में तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 2 5 1 6 कर देंगे। किसका निकालना है, सी का निकालना है। सी की परसेंट कितनी है, 1 है, तो 1 से गुना कर देंगे। तो आप देखेंगे कितना बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा, यानी कि जो सी का हिस्सा आएगा वो कितना आएगा, 100 रुपये आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहा है कि सोमनाथ की वार्षिक आय जो है ना 24 लाख है यहाँ पे। प्रत्येक माह वो अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की ईएमआई का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने परसेंट ईएमआई में व्यक्त होता है। देखिए वार्षिक दोस्तों आय हमारे पास है, यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। यहाँ पे क्या है, वार्षिक है, यानी कि पूरे 12 महीना का आय इतना है, तो हमको क्या है मासिक ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंथली निकाल लेंगे। मंथली कैसे निकालेंगे, तो 24,000 का कितना 12 से भागा कर देंगे, तो ये क्या होगा, मंथली हो जाएगा ना। तो ये 12 दूनी 24, यानी कितना होगा, 2 लाख हो गया, ठीक है। यहाँ पे 11,11,000 10 लाख, 2 लाख हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख में जो है 40% की 40 का ईएमआई भर देता है, तो कितना प्रतिशत व्यय करता है। तो दोस्तों व्यय कितना करता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 40,000 का ईएमआई भरता है, किस पर भरता है ईएमआई, तो ये 2 0 0 इस पे भरता है। तो परसेंटेज निकाल दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, तो 4 शून्य से कट जाएगा, 1 2 3 4, इससे भी कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 5 कितना हो गया, 20%। 20% क्या करता है वो, ईएमआई भरता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। दोस्तों 40% हार गई, इसका मतलब जीती कितनी है, 60% जीती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना। जब 40% हार गई है तो इसका मतलब जीता कितना है, 60% जीता है। 60% जीता है, यदि उसने 75 मैच जीते हैं, यदि 60% की वैल्यू जो है आपके पास 75 दे रखा है। अब कह रहा है कि उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या कितनी होगी, तो कुल कितने मैच थे, 100% मैच थे। तो हम क्या करेंगे, 100 गुना कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, तो 20 तिया 60 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 5 से 3 से कटेंगे तो 25 से, तो 25 पंचे कितना 125 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर छुपा हुआ है। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि देख लेते हैं हम लोग, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो सिंपल दोस्तों बात है, 25% की वृद्धि हुई, जब भी स्टेप्स बढ़ेगा ना 25% की वृद्धि हुई है ना, तो 25 बट्टा कितना कर दीजिएगा, जितना वृद्धि हुई है 25% वृद्धि हुई है, 125 गुना कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो 25 पंच 125, 5 से कितना कटेगा 20%, यानी 20% की क्या यहाँ पे कमी करनी पड़ेगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करता है,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 समय दे रखा हमारे पास और दूरी दे रखा है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 स्पीड निकाल सकते हैं। तो 4 कहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, तो इससे देखिए 275 बटा कितना कर देंगे 5, दूरी बटा समय कितना होता है 4 होता है, तो कितना हो गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। ठीक है, अब क्या रहा है कि यदि इसके 4-5 किलोमीटर कम कर दी जाए, यानी 55 था तो 5 कम कर देंगे, कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। ठीक है, जो कहेगा सवाल हम करते जाएंगे। तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, दूरी हमारे पास कितना है 250 है, अब चाल कितना बचा है हमारे पास, तो 50 बचा है, 50 डिवाइड कर देंगे कितना में कटेगा 50 से 50 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 5 घंटे इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं और आगे अगला सवाल क्या कहता है देख लेते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किलोमीटर की चाल से कुछ और दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तो तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ से निकाल लेंगे। जब हमारे पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे 8 घंटा है, तो दूरी क्या होता है 4 गुना समय। चाल 6 है, समय 8 है, तो 8 छः कितना हो गया 48 से यहाँ पे किलोमीटर हो गया ना डिस्टेंस पहला। दूसरा डिस्टेंस तो कितना होगा 10 जो कि कितना 40 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपके पास, तो 8 4 4 8 88 किलोमीटर हो गया ना डिस्टेंस। अब देखिए कह रहा है कि संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल, औसत चाल मतलब क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। समय कितना है कुल, यहाँ पे 8 घंटा यहाँ पे है और 10 घंटा यहाँ पे 18 घंटा हो गया। तो 88 बटे कितना कर देंगे 18 कर देंगे, तो कितना होगा 4.8 बटे 9 किलोमीटर इसका प्रति घंटा इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन में किसमें दे रखा है बी में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि विनोद 30 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप क्या कीजिए इसको और इस डिस्टेंस को दोनों गुना कर दीजिए, जो स्पीड को, तो 30 गुना कितना कर दीजिए 40, यानी कि 30 में 40, और दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों 30 में से 40 कितना 10 हो गया ना, गुना देख लीजिए। 5 मिनट पहले, 5 मिनट देरी से और 3 मिनट पहले, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 8 मिनट का। ठीक है, ये मिनट में है, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर दीजिए। बस इतना ही करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप देखेंगे तो 30 दूनी कितना होता है 60 होता है, 10 दूनी 20 दूनी 40 यहाँ पे हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 किलोमीटर दूरी यहाँ पे तय करेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी, यानी कि बॉय की संख्या दोस्तों कितने हमारे पास है 9 है, और गर्ल कितनी है नहीं है तो जानते हैं x है। ठीक है, एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। ठीक है, यदि अंकों का कुल औसत यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी होगी। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि लड़का 9 है, तो इसका मतलब लड़कियां कितनी होगी 9 प्लस एक्स होंगी। मतलब कि यदि लड़का 9 है और लड़की एक्स है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब 9 प्लस एक्स होगा ना, 9 प्लस एक्स होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ तक तो आप सभी सही जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए हम तो क्या करेंगे, तो देखिए जो औसत डिस्टेंस हमारे पास कितनी दे रखी है 14.28 दे रखी है। ठीक है, यहाँ हम कुल निकाल देते हैं, तो कुल कितना हो जाएगा, ये पूरा हो गया कुल औसत, गुना कितना संख्या है लड़का लड़की का 9 प्लस एक्स कर देंगे, तो ये टोटल हो गया ना। आप देखिए 13 औसत किसका है लड़कों का, तो 13 गुना 9, ये योग हम निकाल रहे हैं ना, प्लस में 15, लड़के कितना है एक्स है बटे एक्स, संख्या कितनी है दोस्तों लड़कियों का, तो यहाँ पे हमने कर दिया, बराबर कर दिया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 नमा 117, 117 प्लस 15, 15 एक्स हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो 14.28 एक्स प्लस 108 कितना 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बराबर कर लेते हैं, तो 0.72 एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, तो 11.52 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16 हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कि x किसका है, x है लड़की का, हमने लड़की का x माना था और लड़का हमारे पास ऑलरेडी 9 है, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि कुल संख्या हो जाएगी लड़का लड़की का वो 25 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, 25 छात्रों की औसत आयु 36 वर्ष है, तो बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए कितना हो जाएगा, योग 40 गुना 30, ठीक है, माइनस में 25 गुना 36, बाकी दोस्तों कितना बचा, यहाँ पे 40 छात्र थे, 25 छात्र हो गए, और तो 40 में से 25 का कितना बचेगा 15 छात्र बचेगा, तो गुना कर दीजिए, ये कितना हो गया 1200 और माइनस 900 और बटे कितना हो जाएगा
15 हो जाएगा। तो 300 और बटा कितना 15 हो जाएगा, काट दीजिए। तो 15 दूनी 30 यानी कि 20 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा। 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, ठीक है। यानी टोटल 50 छात्र हैं, जिसमें लड़का कितने हैं 2 है और लड़की 3 है। तो यहाँ से इंडिविजुअल निकाल सकते हैं कि लड़का कितनी है लड़का कितनी है। यदि हम बुआ निकालते हैं तो 50 बटे कितना हो जाएगा 3 2 5। इसका निकालना लड़का का, तो लड़का 2 से गुना कर देंगे तो 5 10 यानी कि कितना होगा लड़का 20 होगा लड़का। और यदि गर्ल निकालते हैं हम तो 50 बटे 5 लड़के कितना हो गया 3। तो ये 10 या 30 यानी कि उसमें दोस्तों कितने हैं 50 छात्रों में से जो 20 लड़के हैं और 30 क्या है यहाँ पे लड़कियां हैं, ठीक है। और लड़कों का औसत अंक कितना है दोस्तों 60 दे रखा है। लड़कों का औसत अंक कितना दे रखा है यहाँ पे तो 60 दे रखा है, ठीक है। और लड़कियों का औसत कितना है तो 70 दे रखा है। तो यहाँ पे हम कुल योग निकाल सकते हैं ना। औसत 60 है और लड़का कितना हमारे पास है 20 है, और प्लस में औसत लड़कियों का 70 है और लड़की कितना है हमारे पास है 30 है, हो गया ना। बटे में कितने संख्या है तो 50 टोटल से यहाँ पे संख्या हो जाएंगी। ये कितना हो जाएगा 12 प्लस में कितना 7 हो जाएगा और बटे कितना होगा 50 हो जाएगा। तो 2100 और 1200 कितना होता है 3300 होता है। तो 3300 बटे 50 करेंगे तो कितना में कटेगा ये 66 बार में कट जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि जय और जोग का आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी आयु का योग 63 है। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए दोस्तों हम मान लेते हैं कितना है ये 5x है और ये कितना है 2x है, मान लेते हैं। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम चले तो क्या कह रहा है कि उनकी आयु का योग 63 है, यानी कि 5x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना 7x बराबर कितना 63 हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है 9 हो जाएगा ना। तो अब देखिए 9 वर्ष के पश्चात क्या हो जाएगा तो 5x प्लस 9 हो जाएगा। 5 गुना 9 और प्लस 9, 9 बस जोड़ दीजिए इसमें पहले वाला में। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 9 और प्लस कितना 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 54 अनुपात कितना 27 हो जाएगा। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 27 दूनी 54 2:1 का यहाँ पे रेशियो होगा। जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कितना है 4x है, ये कितना है 3x है। अब कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो 4x प्लस कितना हो जाएगा 6। यानी कि इसमें है ना यानी मीना के बारे में कह रहा है कि मीना की आयु 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगी 26 हो जाएगी ना यहाँ से। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 5 20 यानी कि 5 यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है। अब सीना का हम निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा सीना का कितना 3x है। तो 3 गुना कितना कर देंगे 5 कर देंगे 3 5 कितना होगा 15 हो जाएगा। तो 15 बस क्या होगी सीना के यहाँ पे आयु हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए 20 प्रश्न जो थे मैथ्स के हमने कवर कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर, ठीक है। का पहला सवाल कह रहा है कि भारत रुपया संबंधित है, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका कैसे संबंधित होगा। देखिए भारत की जो मुद्रा होती है उसको रुपया कहते हैं और जो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है उसे क्या बोलते हैं रैंड कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, इससे कौन से संबंधित हो जाएगा। तो 6 पंचे कितना होता है 6 पंचे 30 प्लस 3 कितना हो गया 33 हो गया। उसी प्रकार से 11 तो पंचे कितना 55 प्लस 3 58 हो गया। उसी प्रकार से 18 पंचे 90 प्लस 3 कितना होगा 93 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आप यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे दोस्तों घूम रहा है। ये ऐसे था तो ये अपोजिट हो गया ऐसे हो गया। जब ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा ना। ऐसा कहाँ पे दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी में तो नहीं है, ए में है, सी में है और डी में है, ठीक है। आप इसको देखेंगे तो 180 डिग्री पूरा जब हम घुमाएंगे दोस्तों तो पूरा घुमाने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो आकृति ए वाली है यही आएगी। आकृति ए कहाँ पे दे रखी है ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। कह रहा है कि एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो मेरी सास इकलौती बेटी कौन होगी मेरी पत्नी होगी। तो उसकी माँ तो मेरी पत्नी है उसकी माँ। लड़के का विराट से क्या संबंध है लड़का दोस्तों विराट का कौन होगा तो यहाँ पर पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यदि एक्स वाई की बहन है, ठीक है, यदि कह रहा है कि एक्स जो है ना वाई की बहन है, ठीक है, वाई की बहन हो गई एक्स, जेड वाई की माँ है। यदि जेड वाई की माँ है इसका मतलब एक्स की भी माँ जेड है, दोनों की माँ जेड है, ठीक है। ए जेड का पिता है और ए जो है यहाँ पे जेड का क्या है यहाँ पे पिता है, ठीक है। और बी ए की माँ है और बी इसकी क्या है माँ है, ठीक है।
कह रहा है कि तो एक्स का ए से क्या संबंध है, एक्स कौन है ए का, दोस्तों ए की ये बेटी हो गई, और बेटी की बेटी कौन होती है, नतनी होती है। नतनी कहीं पे है क्या, नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी में है बेटी की बेटी। अगला है कि अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, तो अनीता जो है ना अर्जुन के मामा के पिता यानी कि अर्जुन के नाना की इकलौती बेटी यानी कि अर्जुन की माँ, तो अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है, दोस्तों अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित हो जाएगी, उसकी माँ हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, तो 15 है, 26 है। आप यहाँ पे देखेंगे कितना का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस, यहाँ पे देखेंगे 22 का डिफरेंस, यहाँ पे 33 का डिफरेंस, यहाँ पे 44 का डिफरेंस, अब कितना आएगा, 55 का डिफरेंस आएगा। 125 से जब 55 जोड़ेंगे आप लोग कितना हो जाएगा, तो 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 है, तो 4 का पावर 1 माइनस 0 बराबर कितना होगा, 4। ठीक है, इसको देखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे 4 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 4 कितना 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 4 का 4 माइनस कितना 8 कितना 248 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे इसके बाद क्या आएगा, तो 4 पावर कितना होगा, 5 आएगा, माइनस कितना 8 दूनी 16, कितना आपके पास हो जाएगा 1008 यहाँ पे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखेंगे ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे 13। अब क्या करेंगे 1 4 5 4 9 4 13 4 17 यानी क्यू होगा यहाँ पे। क्यू कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं 17 2 19 2 21 2 23 यानी दो दो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 15 होगा। 15 क्या होता है, ओ होता है, क्यू और ओ है इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहा है कि समूह में मेल नहीं खाने वाली आकृति ज्ञात कीजिए, कौन सा समूह में मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो ये वाली आकृति देखिए, ठीक है, ये वाली आकृति देखिए, यहाँ पे राइट साइड में ये है, देखिए इधर से देखेंगे तो राइट साइड में ये है, इधर से देखेंगे तो राइट साइड में ये है। देखिए दोस्तों इधर से देखें राइट साइड में ये है क्या, नहीं है, यानी कि यही अलग है, जो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी कहाँ पे, बी में दे रखा है। उस क्रम का विकल्प चयन कीजिए जो अगली आकृति बनेगी। देखिए दोस्तों ये जो तीर वाला है, ये भी तीर वाला है, ये भी तीर है, ये भी तीर है, इसमें जो राउंड है ये भी यहाँ पे आगे जो आएगा वो भी राउंड ही आएगा। तो राउंड कहाँ कहाँ पे है, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं। तो ये वाली आकृति बन सकती है दोस्तों, ये आकृति कभी आएगी क्या, नहीं, जीवन में नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आकृति यहाँ पे सही हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी आकृति इसमें फिल हो पाएगी। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आकृति नंबर बी जो है ना, इसमें क्या होगा, वो फिल हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मात्रकों को सर्वप्रथम ढंग से व्यवस्थापित करता है, यानी डॉलर, रुपया, येन और टका। दोस्तों ये सभी क्या होते हैं, तो मुद्रा के नाम है। बुध, शुक्र, पृथ्वी क्या होंगे, मंगल यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा 15 10 5 और माइनस 20, यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप तो ध्यान से देखेंगे अगर तो पता चलेगा आपको कि 15 10 कितना होता है 25, में से 5 घटा दीजिए कितना होगा 20। उसी प्रकार से 45 10 कितना होता है 55, 55 में जब 15 घटा दीजिएगा आप कितना बचेगा आपके पास, तो दोस्तों बचेगा आपके पास तो 40 बचेगा, कितना बचेगा 40 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि 15 यहाँ पे 90 दे रखा है। ठीक है, 15 90, देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, 15 को देखिए 1 + 5 लिखिए, 15 हो गया। ठीक है, और 1 + 5 कितना 6, आज 6 में इस 15 को गुना कर दीजिए, कितना हो गया 15 6 के 90, ये आ गया 90। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे 1 + 6 कितना होता है 7, और 7 में जब 16 से गुना करेंगे तो 112 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए यहाँ पे देखेंगे y की वैल्यू कितनी होती है 25, e की वैल्यू 5, l 12 l 12, उसी प्रकार से t कितना होगा 20, a होगा a, l 12 5, यानी 20 20 11 25, 20 11 25 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है कि वो 3 शब्द किसी प्रकार समान है, एक भिन्न है, तो भिन्न को चुनिए। तोता है, बाज है, खरगोश है और हंस है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बाज उड़ता है, हंस उड़ता है, तोता उड़ता है, लेकिन खरगोश नहीं उड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला सवाल है कि 32 64 है, 256 है। दोस्तों 32 दूनी कितना होता है 64, 64 चौके कितना होता है 256, 256 छक्का कितना होता है 36। देखिए 2 4 6, अब कितना आएगा 8 आएगा, तो 1536 गुना 8 करिएगा तो कितना होगा 122 88 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला सवाल आपके पास है, यहाँ पे कौन सी आकृति टर्न लेगी दोस्तों, ये जो आकृति टर्न लेगी ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो आकृति है यही वाला आकृति आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हिंदी को हम लोग, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है।
ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो दवात है, दाल है और दवाई है, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग है, जबकि दवार जो है ना दवार, ये क्या है आपके पास तो स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों दवार जो है ना ये क्या आपके पास क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, ना कि स्त्रीलिंग होते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध दे रखा है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, यही वाक्य यहाँ पे सही दे रखे हैं। पुष्ट का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों पुष्ट का विलोम क्या होता है छीन होता है। पुष्ट का विलोम क्या होता है छीन होता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा होता है, उसे बोलते हैं कृतार्थ कहते हैं। ठीक है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं कृतार्थ कहते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का परिभाषित नहीं है, तो दोस्तों आपको ध्यान से देखेंगे जो भसूर होता है, भसूर ये दैत्य का परिभाषित नहीं है, जबकि राक्षस, दानव और निशाचर ये सभी क्या होते हैं दैत्य के परिभाषित होते हैं। अगला सवाल है कि कवि के हृदय में जो भाव स्वतः होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ध्यान से आप लोग, यहाँ पे उच्छवादित इसका आंसर होगा। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो एक लाठी से हाँकना इस मुहावरे का अर्थ होता है कि अच्छे बुरे का अंतर ना करना। यहाँ पे आपके पास सवाल है गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ेंगे तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि पहला गद्यांश का जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, तो ऑप्शन नंबर सी वृद्धि आ जाएगा। और 69 का जो गद्यांश है इसका आकृति आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 70 है इसका आंसर दोस्तों जनन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कोब का आपको साइनोनिम बताना है, कोब का साइनो क्या होगा दोस्तों, कोब का साइनो आपके पास होगा बे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हम ड्रम का यहाँ पे आपको साइनो बताना है, तो है हम ड्रम का साइनो क्या आपके पास हो जाएगा तो मोनोटोनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एंटो बताना है किसका डिप्रेडेशन का। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा यहाँ पे। फिर से आपको एंटर बताना है किसका वैन का, वैन का एंटर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे है तो इंक्रीज यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि ए पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली इन द स्लम एरिया, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गिट्टो। क्या बोलते हैं गिट्टो बोलते हैं। यहाँ पे फिर से आपके पास एडियम्स है कटिंग कॉर्नर्स, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि सेविंग मनी बोलते हैं कटिंग कॉर्नर्स। ठीक है, यहाँ पे है एक स्टम्बलिंग ब्लॉक, ये स्टम्बलिंग ब्लॉक जो आइडियम है इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, होगा एन ऑब्स्टेकल टू प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे फिर से पास एरर है, एक एरर का आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है आपके हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे ऑप्शन बी में यहाँ पे एरर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑफ है ना, ऑफ ऑफ के स्थान पे क्या आएगा एंड आएगा, ऑफ के स्थान पे क्या आएगा एंड आएगा, तब जाके ये जो है आपके पास मतलब कि वाक्य सही हो जाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंशन है यहाँ पे, फिर से आप उसे देखेंगे ध्यान से और देखने के बाद जो आपके पास ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन का दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा और 80 का दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं आप इसको। तो 20 जो क्वेश्चन आपके जो कंप्यूटर पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से युग्म दिए गए हैं, निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा शेष से भिन्न है, कौन सा शेष से यहाँ पे भिन्न दे रखे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी यहाँ के जो मतलब केवल बी जो है यहाँ पे क्रोम केबल ये अलग है, बाकी सब सही है। वाईफाई क्या होता है मोडेम सही है, फाइल हार्ड ड्राइव होता है ये भी सही है, चार्जिंग केबल ये सही है, बाकी जो आपके पास क्रोम होता है दोस्तों ये केबल है ये गलत दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, क्रोम जो क्या होता है ना, एक क्या होता है वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है आपने देखा होगा गूगल क्रोम के बारे में, तो ये क्या होता है वेब ब्राउजर होता है, ना कि क्या होते हैं केबल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि डेटा प्रोसेसिंग के चरणों का सही क्रम कोई पहचानिए, तो पहले कौन सा आएगा, तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो पहले इनपुट डिवाइस आएगा, उसके बाद प्रोसेसिंग हो उसका, फिर आउटपुट स्टेज होगा, फिर स्टोरेज स्टेज हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। डैश मदरबोर्ड का भाग नहीं है, कौन सा मदरबोर्ड का भाग नहीं होता है, तो दोस्तों डीवीडी ड्राइव जो है ना ये मदरबोर्ड का भाग नहीं होता है, जबकि एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट मदरबोर्ड के भाग होते हैं, स्टोरेज कनेक्टर मदरबोर्ड के भाग होते हैं और मेमोरी स्लॉट जो होते हैं आपके पास मदरबोर्ड के भाग होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। माउस ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है, तो माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया और जॉयस्टिक जो है किसके उदाहरण हो जाएंगे, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस के यहाँ पे उदाहरण हो जाएंगे। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है, तो किसी कोई भी प्रिंटर है उसका रेजोल्यूशन हम लोग कैसे माप सकते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना होगा, इसे डॉट्स पर इंच DPI में माप सकते हैं। अगला सवाल है कि यहाँ पे SRM और रैम के बारे में बतलाया गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इस बात को, आप लोग पढ़ लेंगे तो यहाँ पे पहला कथन गलत दे रखा है, दूसरा कथन भी गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारित कोड है,
तो कौन सा यहाँ पे भारित कोड हो जाएगा? जो BCD होता है ना, ये क्या आपके पास क्या होते हैं? भारित कोड होता है। BCD मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये क्या होते हैं? भारित कोड होते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा होगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न कमांड द्वारा किया जाने वाला ऑपरेशन क्या है? तो दोस्तों लिनक्स में क्या ऑपरेशन हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वर्तमान डायरेक्टरी को वर्तमान डायरेक्टरी की मूल डायरेक्टरी में बदलें, यही इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। एडोब प्रीमियर, एप्पल आई मूवी और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मूवी मेकर किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये उदाहरण हो जाएगा आपके पास वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके उपयोग से दिखाया जा सकता है? तो कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके उपयोग से दिखाया जा सकता है? तो ये आपके पास प्रवाह चित्र से, यानी कि जो प्रवाह चित्र होते हैं ना, फ्लो चार्ट से इसे दर्शा सकते हैं। पाइथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? पाइथन केस सेंसिटिव नहीं है। और दूसरा के पास ऑप्शन है कि पाइथन ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक के लिए इंटेंशन का उपयोग करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक सत्य नहीं है, बाकी कथन 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। ऑक्टल सिस्टम में क्या होता है? दोस्तों ऑक्टल सिस्टम में क्या होता है यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्टल सिस्टम में होता है कि किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम के से ज़्यादा डिजिटों की ज़रूरत होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। कक्षा में प्रस्तुति प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो दोस्तों यह होता है कौन सा आपके पास? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उपयोगी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। निम्नलिखित विकल्प को उनके आकार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वर्कशीट, सेल, वर्कबुक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सेल हो गया, वर्कशीट हो गया और वर्कबुक यहाँ पे आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्प में से मौजूदा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो दोस्तों कीबोर्ड शॉर्टकट जो होता है आपके पास वो कंट्रोल+M होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था और इसे डैश द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों दुनिया का जो पहला हमारे पास वेब ब्राउज़र है इसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब था और इसे टिम बर्नर्स-ली द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि मोजिला फायरफॉक्स में मोजिला वीव विकल्प का इस्तेमाल करके बहुत से कंप्यूटर में सिंक्रोनाइज करने की क्षमता होती है। दूसरा के पास है कि इनकॉग्निटो मोड आपकी समान क्रोम विंडो से अलग विंडो में चलता है। तो कौन से कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं? दोस्तों पहला कथन और दूसरा कथन दोनों कथन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही दे रखे हैं। क्लिक जैकिंग क्या होता है? दोस्तों क्लिक जैकिंग जो होता है ना, ये होता है वेब प्रयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक को क्या बोलते हैं? क्लिक जैकिंग कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को प्राप्त करने के लिए अटैकर्स द्वारा डिजाइन किया जाता है? तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रूट किट्स कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए सेट नंबर 9 को यहीं पे कवर कर दिया है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए आप लगभग 1 घंटे से हम बोल रहे हैं और हम सोचते हैं कि आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिले, ठीक है। दोस्तों बाकी वीडियो तो हम 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमारा मोटिव रहता है कि हम आपको कुछ सिखा के जाएँ। आप जो समय देते हैं यहाँ पे उससे आपको कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो आपकी लाइफ में, इसलिए दोस्तों हम इतना मेहनत करते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।